भारत में जो गवर्नर है, क्या लिखा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये जो गवर्नर पद की स्थापना की गई है, ये भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप की गई। क्यों? भारतीय जो संघ है वो कैसा है? भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था कैसी है? केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय को बनाए रखने के लिए एक राज्यपाल की आवश्यकता है कि राज्य में क्या चल रहा है इसकी जानकारी किसको देगा? गवर्नर, केंद्र को। यह समन्वय स्थापित करने के लिए गवर्नर के पद की स्थापना की गई। लेकिन भारतीय राजनीति में देखा गया कि इस गवर्नर के पद ने कहीं ना कहीं इस संघात्मक शासन व्यवस्था को क्या किया है? चोट पहुंचाई है। कैसे कैसे बताओ? हाँ, ये समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा है, जबकि राज्य की सारी जानकारी किसको पहुंचा रहा है? केंद्र को। भारत में जो राज्यपाल की पद की स्थापना है उसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना और केंद्र द्वारा दिए गए आदेशों को राज्यों में लागू करवाना। लेकिन गवर्नर ने अपनी शक्ति का क्या किया? दुरुपयोग किया और अपनी विवेकाधीन शक्तियों को यूज करते हुए राज्यों और केंद्रों के मध्य जो समन्वय है उसको कहीं ना कहीं कम किया है। ठीक है, कैसे कम किया? देखो, तो पहले समझो क्या है आर्टिकल 153। क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य का एक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कहा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही व्यक्ति क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ठीक है, यह बात समझ आ गई? 153 क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के बाद क्या कहा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक, ये देखो, जैसे ही आर्टिकल 52 की बात करें, 52 क्या कह रहा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी तरह से 153 क्या कह रहा है? ठीक, ये 52 के बाद आर्टिकल 53 क्या कह रहा है? 53 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति अगर याद होगा तभी राज्यपाल कनेक्ट कर पाओगे। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है तथा वह उन शक्तियों का प्रयोग खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। सेम 154 क्या कह रहा है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित है? राज्यपाल के, तथा वह उन समस्त शक्तियों का यूज वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। तो जैसे 52-53 वैसे ही 153 और 154। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है? ये 53 ने क्या क्या कहा कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति के हाथों में निहित है और वह उस शक्तियों का प्रयोग खुद या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कराएगा। इस 53 को पढ़ते ही मन में क्या आया कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। ऐसा है? राष्ट्रपति क्या वास्तविक कार्यपालक है कि नाम मात्र का कार्यपालक है? लेकिन 53 पढ़ने के बाद क्या लगा कि राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है। और जैसे ही हमने 53 को 74 से पढ़ के देखा, जैसे ही 53 को 74 से कनेक्ट करके पढ़ा तो क्या देखा हमने? 74 क्या है? राष्ट्रपति को काम करने के लिए मंत्री परिषद होगी तथा वह मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या हो गया? बाध्य है। थोड़ा समझना, राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यता लगा दी किस चीज को लेकर? अनुच्छेद 74 को लेकर। अनुच्छेद 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी तथा वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ऐसा ही सेम 166 क्या कह रहा है? 166 क्या कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन अपनी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर वह सारी सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। खुजली कहां हुई? एक सेकेंड भाई,
समझ में आ गई बात? आ गई बात समझ में? पक्का? क्या कह रहा है 166? जैसे ही 74 कह रहा है, 74 ने कहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा वह सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। वैसे ही आर्टिकल 166 क्या कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सभी सलाह को मानने के लिए बाध्य। यहां से दिक्कत आ गई। राष्ट्रपति ने राज्यपाल ने अपनी इन शक्तियों का क्या किया? मिसयूज किया। और जैसे ही इन शक्तियों का मिसयूज किया, गवर्नर का पद क्या हो गया? भारतीय राजनीति में विवाद का एक बिंदु बन के उभर आया। ठीक है, नहीं समझे? ये विवेकाधीन शक्तियां क्या हो सकती हैं? जिसमें मंत्रिपरिषद की वो सलाह मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। सोचो, समझाते हैं। मिसयूज देखो कैसे किया इसने। अच्छा, पीएम को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। इसी तरह से सीएम को कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को पीएम नियुक्त करेगा वो कौन होगा? सामान्यतः बहुमत दल का नेता। यहां पर देखो, जैसे ही गवर्नर सीएम को नियुक्त करता है, इस शक्ति का राज्यपाल अपने विवेक के अधीन यूज करता है और जिस व्यक्ति को चाहे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। देखो क्या हुआ, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं 2023 के। गोवा में चुनाव हुए और कर्नाटक में चुनाव हुए। गोवा में राज्यपाल ने किसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया? गठबंधन के नेता को। यानी ऐसी 2-3 पार्टियां मिली जिनको बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, इन्होंने क्या किया? आपस में कोलिजन किया और कोलिजन करके गठबंधन के नेता को राज्यपाल ने क्या नियुक्त कर दिया? मुख्यमंत्री। तो कर्नाटक में वही करना चाहिए था। कर्नाटक में इसने ये नहीं किया। क्या किया? क्या कर दिया? तुम बताओ। जो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। अब ये सोचो राज्यपाल ने ऐसा क्यों किया? अंदर की राजनीति क्या होगी? राज्यपाल को ऑर्डर किसने दिया होगा? सेंटर ने। कि गोवा में जो गठबंधन बना है उसका नेता जो है वो हमारी पार्टी का है, उसको सीएम बना दो। कर्नाटक में क्या हुआ होगा? गठबंधन बना हुआ है लेकिन राज्यपाल गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना, किसको बना रहा है? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होगा वो कौन होगा? इनकी पार्टी का आदमी होगा। समझ में आई बात? तो ये विवेकाधीन शक्तियों का यूज किया गया और इन विवेकाधीन शक्तियों का यूज राज्यपाल कैसे करेगा? ये किसके ऊपर निर्भर है? स्वयं राज्यपाल के ऊपर। सबसे बड़ी पार्टी मतलब बहुमत नहीं मिला है। बहुमत गोवा में मान लो 200 सीटें हैं, 200 सीटों की विधानसभा की सीट है, तो बहुमत कितना होगा? 101। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो क्या किया? गोवा में क्या बनाया गया? गठबंधन। गठबंधन 3 पार्टी मिली और 101 सीटें दिखा दी। तो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए था? बना लो, कोई बात नहीं। लेकिन यही प्रोसेस यहां क्यों नहीं फॉलो किया गया कर्नाटक में? यानी कहीं ना कहीं मतभेद है ना। ये मतभेद क्यों उभरा? क्योंकि मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। अब वह अपनी शक्तियों का, विवेकाधीन शक्ति कौन सी, ये इसका निर्धारण कौन करेगा? खुद गवर्नर। और ऐसी विवेकाधीन शक्तियों को किसी भी न्यायपालिका में उसका रिव्यू नहीं किया जा सकेगा। तो गवर्नर अंततः वही करता है जिसको जो आदेश केंद्र करता है। लेकिन आदेश देना किसको चाहिए था? सलाह किसकी माननी चाहिए थी गवर्नर को? अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य के, लेकिन वो मान किसकी बात रहा है? ये संघात्मक शासन व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है। यानी केंद्र कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर के माध्यम से उस राज्य में क्या कर रहा है? अपनी शक्तियां आरोपित कर रहा है। समझ में आ गई बात? पहला, यानी मुख्यमंत्री किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा? यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है और यह विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल खुद बनाएगा और ऐसी विवेकाधीन शक्ति किसी भी न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत यूज नहीं की जाएगी। समझ में आ गई बात? पक्का? श्योर? दूसरी शक्ति देखो,
जिसका विवाद हो रहा है। विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। गवर्नर किसी भी विधेयक को जो विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गए हैं उनको बिना साइन किए, उनको बिना अस्वीकार किए राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? अनिश्चित काल के लिए। अब यह अनिश्चित काल कितना होगा, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख मिसयूज है कि नहीं है? एक विधेयक जो विधानसभा विधान परिषद से पास हो गया है, गवर्नर का उत्तरदायित्व क्या है कि उसको जल्दी साइन करे और विधेयक को क्या बना दे, कानून बना दे। लेकिन वो वेट कर रहा है, किसी तरफ चेहरा देख रहा है कि महामहिम जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। और महामहिम बोलेंगे क्या? जो केंद्र की सरकार बोलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं, बाउंस हो रहा है क्या? देखो, ये गवर्नर है। जिस तरह से भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अपनी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। ये लिख दिया गया, कहां पर लिख दिया गया? आर्टिकल 1(6). और जैसे ही लिखा गया लेकिन अपनी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, इस शब्द का गवर्नर ने हर जगह क्या किया? मिसयूज किया। इसी वजह से भारतीय राजनीति में गवर्नर का पद कैसा रहा? हमेशा विवादास्पद। गवर्नर के पद की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारत में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बना रहे, लेकिन उस समन्वय को दरकिनार करते हुए गवर्नर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग इस आधार पर किया कि जो केंद्र कहेगा वो मैं करूंगा, और राज्यों पर कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को आरोपित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, यानी राज्यों की जो संप्रभुता नहीं, जो है क्या बोलेंगे उसको, जो गरिमा है, उस गरिमा को कहीं ना कहीं धूमिल किया गया है। सोचो ऐसे कौन से राज्य होंगे जहां पर केंद्र ने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया? दिमाग लगाओ, बस सिंपल सी बात है। यह भारत सेंटर में इस समय कौन बैठा हुआ है? बीजेपी। और इसकी परिधियों में कई सारे राज्य, समझना, ये यूपी है और ये वेस्ट बंगाल है। यूपी में किसकी सरकार? बीजेपी। कभी भी राज्यपाल के मुद्दे को लेकर केंद्र और यूपी के मध्य विवाद नहीं होगा, क्योंकि वो भी वही। विवाद कहां होगा? यहां पे गवर्नर किसका बैठा होगा? सोचो, यहां पे गवर्नर किसका बैठा होगा? अरे यार, अनर्थ कर दोगे। वैसे गवर्नर को नियुक्त किया जाता कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके कहने में नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। अब गवर्नर में यहां वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है? इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बीजेपी किसको गवर्नर बना के भेजेगी? अपने आदमी को। अब जैसे ही यहां पे गवर्नर बीजेपी का होगा, क्या वो बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद नहीं बनेगा? तो हमेशा याद रखना, गवर्नर के पद को लेकर विवाद जो भी उठा है वो केंद्र में राजनीतिक पार्टी अलग होगी और उस राज्य में राजनीतिक पार्टी अलग होगी। कभी भी समान राजनीतिक पार्टियों का बीच में विवाद हो ही नहीं सकता, गवर्नर को छोड़ो किसी को भी लेकर। समझ में आई बात? पक्का? तो इस विवाद को क्या किया गया? विवेकाधीन शक्ति। और ये विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल की क्या है, इसका निर्धारण कौन करेगा? स्वयं राज्यपाल करेगा। वो कहेगा मुख्यमंत्री मैं इस व्यक्ति को बनाऊंगा, वो बना देगा। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत नहीं माना जाएगा। इसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल का जो निर्णय है वो अंतिम है और उसको कहीं भी कहाँ भी किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मिसयूज होगा कि नहीं होगा? दूसरा, विधेयक। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम पर क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है। अब राज्य सर पटक के मर जाए फिर भी वो विधेयक को कानून में परिवर्तित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ने उस विधेयक को क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। ठीक है। सरकारी आयोग जो केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया था, उसने अपनी अनुशंसा में कहा कि जो विधेयक है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है, उसकी अधिकतम समय सीमा 6 माह निर्धारित कर दो। राष्ट्रपति साइन करे या ना करे ये बता दे। कब?
6 माह के भीतर। लेकिन वो आयोग की सिफारिश अभी भी लागू नहीं की गई और गवर्नर ने हमेशा इसका क्या किया है, दुरुपयोग। और अभी 10, 12, 15 दिन पहले क्या हुआ, तमिलनाडु के गवर्नर ने ऐसे 10 विधेयकों को क्या कर दिया था, आरक्षित कर लिया था। किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर। समझ में आई बात, पक्का। और जैसे ही कहा गया कि इसका क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट आगे आई कि नहीं आई, किसके लिए आई थी, पूर्ण न्याय, आर्टिकल 142, याद आई बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहा, 3 माह के भीतर आप उसको क्या करें, आप आदेश दें, हाँ बोले या ना बोले। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को क्या कहा धनखड़ साहब ने ये सुपर पार्लियामेंट बनने का प्रयास कर रही है, सुपर संसद बनने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो विवाद है, इसीलिए बात हो रही ना। ये 2 मुद्दे याद रखना, मुख्यमंत्री किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, ये राज्यपाल का क्या है, विवेकाधीन है। दूसरा, वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, समय सीमा का कहीं निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है, पक्का। चलो गवर्नर को नियुक्त करेगा कौन, राष्ट्रपति। नियुक्ति की योग्यता क्या होगी, पहले भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा वह संघ तथा राज्य के किसी भी विधानमंडल का सदस्य ना हो। ठीक है, पहली शर्त क्या है, भारत का नागरिक ना हो, वह संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर देगा, गवर्नर नियुक्त कर देगा। नियुक्त करेगा कितने साल, उसका कार्यकाल कितने वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। लेकिन यह देखा गया कि जैसे केंद्र में सत्ता परिवर्तन, वैसे ही राज्यों के गवर्नर को बुला लिया जाता। जैसे इस समय केंद्र में कौन है, तो तुम देखोगे जो भी जहां भी जितने भी गवर्नर हैं उनमें से अधिकतर किससे हैं, वो बीजेपी समर्थक है। मान लो केंद्र से बीजेपी की सरकार हटी तो जितने गवर्नर हैं सब क्या हो जाएंगे, वापस बुलाए जाएंगे, और जो नई पार्टी आएगी वो अपने अपने गवर्नर को वहां बैठाल देगी। समझ में आई बात। क्या गवर्नर के पद की नियुक्ति के जो वो समय है उसको निश्चित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होगा, गवर्नर पर मनमाना जो प्रेशर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको अपने कार्यकाल का डर नहीं होगा कि अगर बैठेंगे तो 5 साल बैठे रहेंगे। ठीक है, पक्का। अब एक थोड़ा मुद्दा देखो, राज्यपाल क्या हो रहा है, राज्यपाल क्या हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है। ऐसा क्यों किया गया, राज्यपाल को चुना क्यों नहीं किया। देखो, राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्यपालिका है राज्य की कार्यपालिका के कितने अंग, कार्यपालिका कितनी प्रकार की होती है, हाँ, एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार की होती है, 2, एक है वास्तविक और दूसरी नाम मात्र। राज्य में वास्तविक शासक कौन है, सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, और नाम मात्र कौन है, गवर्नर। वास्तविक कार्यपालिका का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा। ऐसे में अगर नाम मात्र की कार्यपालिका का भी चुनाव जनता द्वारा किया जाता तो दोनों के मध्य क्या होता, क्लैश हो जाता। क्यों, ये कहते हैं कि हम भी जनता द्वारा चुने गए और ये कहते, तो ऐसे में किसकी शक्ति कम है किसकी शक्ति ज्यादा है इसका निर्धारण कर पाना कठिन होता, पहली बात। दूसरी बात, दोनों के बीच विवाद किसको लेकर, शक्तियों को लेकर। ये नाम मात्र है, इस वजह से इनका प्रत्यक्ष चुनाव कराना सही नहीं था। यदि ऐसा होता तो दोनों के मध्य समन्वय स्थापित ना हो पाता और विवाद हो जाता। तो प्रत्यक्ष तो नहीं हुए, अप्रत्यक्ष क्यों नहीं हो सकते, राज्यपाल का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों नहीं हो सकता। अगर अप्रत्यक्ष चुनाव होता तो अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या जनता भाग लेती है, नहीं लेती। तो गवर्नर को चुनता कौन, उस राज्य के एमएलए। उस राज्य के एमएलए किसको चुनते, जो उस पार्टी का होता। ऐसे में एमएलए भी उस पार्टी का, गवर्नर भी उसी पार्टी का।
केंद्र द्वारा राज्य में क्या चल रहा है इसकी जानकारी केंद्र को हो पाती? यहां पर गृह युद्ध की संभावना छिड़ जाए, क्या यह बात केंद्र को पता चल पाती? ये राज्य भारत से अलग होने की साजिश रच रहा है, क्या इस साजिश की जानकारी केंद्र को हो पाती? इस वजह से राज्यपाल का चुनाव ना ही प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष बल्कि क्या किया गया, वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। ताकि इसलिए क्योंकि राज्य में जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो समय समय पर राज्यपाल केंद्र को क्या कराए, अवगत कराए। आई बात समझ में? अब ये सब तुम्हें पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ये मेंस का टॉपिक नहीं है। मेंस का टॉपिक क्या आएगा कि हाल में राज्यपाल के पद को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उसकी चर्चा करो, या उसका समीक्षात्मक आलोचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो ये तुम्हें कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? करंट में मिलेगा। अभी कहीं का गवर्नर मिसयूज कर लेगा पावर का तो क्या वो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी प्री के लिए ही पूछी जाती है, मेंस में इसका अपडेट पार्ट पूछा जाएगा। नहीं समझे? जैसे तमिलनाडु के गवर्नर ने किया, धनखड़ साहब ने आदेश दिया, अब हो सकता है आने वाले साल में गवर्नर से एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो जब जिस साल तुम्हें पेपर देना हो उस दिन याद रखना कि कोई विवादित मुद्दा चल रहा है तो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो प्री में पूछा जाएगा, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राज्यपाल को हटाने का आधार क्या है? बहुत बढ़िया, हर जगह विश्वास झोंक दो। प्रसाद पर्यंत, एज प्लीजेंट एज राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। हटाने का आधार बताने की आवश्यकता नहीं है, उसकी मर्जी है। किसकी? वह जिस व्यक्ति को चाहे गवर्नर बना दे, जिस व्यक्ति को चाहे उसके पद से हटा दे। आधार का कहीं उल्लेख नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अब ये बताओ, अगर वो पद पर बैठेगा तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। शक्तियां कौन सी? राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के वो बताओ, शक्तियां बताओ राष्ट्रपति की। ये है राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति है और राजनयिक शक्ति है। राष्ट्रपति सैन्य शक्ति के तहत क्या काम करता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेशक राष्ट्रपति होगा। ये गवर्नर के पास ऐसी शक्ति नहीं है। दूसरी राजनयिक शक्ति राष्ट्रपति के पास कौन सी है? विदेश यात्रा करना और एम्बेसी में एम्बेसडर्स को नियुक्त करना। ये भी गवर्नर के पास, यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां ये दो हैं ये गवर्नर को प्राप्त नहीं है। बाकी सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति को, वो सेम शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। समझ में आई बात? तो ले आओ एक एक शक्ति। तो पहली कौन सी है? प्रशासनिक शक्ति के तहत गवर्नर क्या करेगा? एक लाइन में बताओ आंसर। संवैधानिक पदों की नियुक्ति। ठीक, गुड। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति तथा आयोगों का गठन करेगा। कौन कौन से कुछ बताओ। पहला, सीएम को कौन नियुक्त करता है? गवर्नर। सीएम के कहने पर अन्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन नियुक्त करता है? गवर्नर। और बताओ, महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? गवर्नर। और बताओ, बिल्कुल, स्टेट पीएससी के मेंबर और अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। और बताओ, बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस। और बताओ, बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? गवर्नर। और बताओ,
राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? और बताओ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? गवर्नर। तो प्रशासनिक शक्तियों के तहत राज्यपाल विभिन्न संवैधानिक पदों पर लोगों को नियुक्त करेगा तथा विभिन्न आयोगों का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। तुम बताओ। जो उसको बना रहा वही तो रिपोर्ट देगा, या थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो भाई। इसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है? विधानसभा, विधान परिषद, स्थानीय प्राधिकार या लोकसभा, राज्यसभा? बताओ। विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ 2 लोग के चुनाव कराता है। कौन से? पंचायतों के और नगर पालिका के, याद रखना। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन नियुक्त करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन नियुक्त करता है? उसी प्रकार हाई कोर्ट के जजों को कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर करेगा। बहुत बढ़िया। देखो फंसोगे, यही है, खेल जाओगे और यही देखो जैसे मुंह से निकला यानी तुम्हारा पहला टिक कहां जाएगा? गवर्नर पे ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार पकड़ लेना, यानी कहीं ना कहीं यूपीएससी क्या कर रहा है? लोचेबाजी कर रहा है। बच जाओ। गवर्नर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जजों को नियुक्त करता है। कौन से? जो पीसीएसजे का एग्जाम होता है ना, इन्हीं को नियुक्त करता है। हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ये आयोग है जिसके तहत वो प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति। जिस प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 85, बताओ क्या कर रहा है अनुच्छेद 85 के तहत? राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 की शक्ति के तहत किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है? लोकसभा के सत्रों को आहूत करना और उनका सत्रावसान करना तथा लोकसभा के विघटन करना। उसी प्रकार से अनुच्छेद 174 के तहत गवर्नर क्या करेगा? सेम, राज्य विधानसभा का आहूत करेगा, उनका सत्रावसान करेगा तथा विधानसभा का विघटन करेगा। समझ में आ गई बात? जिस प्रकार से राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 के तहत क्या करेगा? विधेयकों के संदर्भ में सदनों को संदेश भेज सकेगा, उसी प्रकार से 175 के तहत गवर्नर क्या करेगा? विधेयकों के संदर्भ में राज्य विधानमंडल को संदेश भेज सकेगा तथा वह आशा करेगा कि उस विधेयक पर पुनर्विचार किया जा सके। रिलेट है कि नहीं? जिस प्रकार अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? ऐसे मत बोलो, विशेष अभिभाषण कब? शर्त लिखाई ना क्या? हाँ बोलो, नई लोकसभा के गठन के पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देगा। ठीक उसी प्रकार से गवर्नर नई विधानसभा के पहले सत्र को तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को विशेष अभिभाषण से संबोधित करेगा। समझ में आ गई बात? तो 85, 86, 87 किसके संदर्भ में? उसी तरह से 174, 175 और 176 किसके संदर्भ में? ये दोनों शक्तियां विधायी हैं, एक राष्ट्रपति की और दूसरी गवर्नर की। रिलेट कर पाए तो ठीक, नहीं तो नमस्ते टाटा बाय बाय, है ना? नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, कोई पूछे राष्ट्रपति को विधायी शक्ति क्यों दी गई? शक्ति देने के पीछे कोई कारण होगा ना। राष्ट्रपति को विधायी शक्ति क्यों की गई?
अच्छा, राष्ट्रपति को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्यों दी गई? क्यों दी गई? इसकी गवाही अनुच्छेद 53 क्या दे रहा है? क्या दे रहा है बताओ? अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित है, इसीलिए राष्ट्रपति को प्रशासनिक शक्ति दी गई। राज्यपाल को क्यों दी गई? इसकी गवाही कौन दे रहा है? अनुच्छेद 154 क्या कह रहा है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये तो बात हो गई प्रशासनिक शक्ति की। विधायी शक्ति क्यों दी गई? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, नहीं होता, इस वजह से राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल को विधायी शक्तियां क्यों दी गई? क्योंकि वह राज्य के विधानमंडल का अंग होता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई? हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक मानवीय संस्था है और मानव से भी गलती हो सकती है, इसलिए अंतिम न्याय किसको दे दिया गया? राष्ट्रपति को। इस प्रकार से राज्यपाल को यह शक्ति क्यों दी गई क्षमादान की? क्योंकि हाई कोर्ट भी एक मानवीय संस्था है और उनसे भी गलती हो सकती है। आधार नहीं बना के रखोगे दिमाग में तो चीजें कभी भी नहीं समझ में आएंगी। पहली बात तो तुम लोग के अंदर ऐसे मुंह बाके खड़े हो, चलो हो रहा प्रवचन, ना ही वाय आता है, ना ही हु आता है, ना ही वॉट आता है। पढ़ते समय अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो नहीं पढ़ पाओगे, पकड़ पाओगे। ऐसा हम पढ़ा रहे थे, क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों किया गया, पूछना चाहिए था ना तुम लोग को। मुंह खुला है, चल रही पढ़ाई। चलो देखो, कौन सी शक्ति पढ़ा रहे थे? विधायी हो गई। अब आ जाओ, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद बताओ 123। इसी तरह से गवर्नर को 213। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, गवर्नर की 213। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा? अब दोनों सदन में से कोई भी सदन या दोनों सदन सत्र में ना चल रहे और ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि उससे निपटने के लिए राष्ट्रपति को किसी कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति 123 का यूज करके अध्यादेश जारी कर देगा और उस अध्यादेश की उतनी ही शक्ति होगी जितनी संसद द्वारा पारित किए गए कानून की। ठीक उसी प्रकार से 213 के तहत किसको शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल को। राज्यपाल को क्या लगेगा कि जब दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो और राज्य में ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे निपटना राज्यपाल के लिए कानून बनाने के लिए बहुत आवश्यक हो और कानून ऐसा है नहीं, तो राज्यपाल 213 के तहत क्या करेगा? अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। समझ में आई बात? इस अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी होगी समझो। अगर सेशन एंड है, सेशन नहीं चल रहा है और कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो तो गवर्नर क्या कर देगा? अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए ऑर्डिनेंस पास कर देगा। ये ऑर्डिनेंस कब तक लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा? और दूसरा सेशन कब आता है? 2 सेशन के बीच कितना अंतर होगा? 6 माह का, अधिकतम 6 माह का। तो कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रहेगा। जैसे ही दूसरा सेशन आया, इस अध्यादेश को प्रस्तुत किया जाएगा कहां पर? राष्ट्रपति के संदर्भ में लोकसभा, राज्यसभा और गवर्नर के संदर्भ में विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अध्यादेश क्या बन गया? कानून। विधानसभा ने पास कर दिया, विधान परिषद ने पास कर दिया, अध्यादेश क्या बन गया? कानून। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने फेल कर दिया, अध्यादेश क्या हुआ? तो जिस दिन फेल हुआ उसके 6 सप्ताह के बाद, स्वतः 6 सप्ताह, याद रखना कितने सप्ताह बाद, यदि एक सदन द्वारा पास हो गया अध्यादेश और दूसरे सदन ने उसको निरस्त कर दिया, फेल कर दिया, तो जिस दिन फेल हुआ है, किसी तारीख को हुआ होगा, उस तारीख से 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी रहेगा और 6 सप्ताह की समाप्ति के बाद अध्यादेश क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां से विधानसभा ने पास कर दिया, विधान परिषद ने फेल कर दिया, या विधान परिषद ने पास कर दिया, विधानसभा ने फेल कर दिया, फिर फेल होने की तारीख से 6 सप्ताह के बाद स्वतः
समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हाँ, पागल हो, दोनों से पास हो गया तो कानून बन गया। 6 माह की समय सीमा सेशन की बात है। सेशन नहीं चल रहा तभी अध्यादेश आया ना, तो सेशन आने की अधिकतम सीमा कितनी है? 6 माह में सेशन आएगा ही आएगा, तो अधिकतम समय सीमा कितनी होगी अध्यादेश की? 6 माह। 6 माह के बाद वो अगर दोनों सदनों से पास हो गया तो कानून बन गया। एक से पास हो गया, दूसरे ने फेल कर दिया, तो जिस दिन फेल हुआ है उसके 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। दिमाग लगाना, अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया, 6 माह। अधिकतम। या तो फिर ये कानून बनेगा या तो क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? आ जाओ नेक्स्ट। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसके तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 161। गवर्नर को 161। ठीक, अगर तुम्हें ये याद है तो ये याद हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। देखो कैसे, राष्ट्रपति को कितनी प्राप्त है शक्तियां? वह पहली, दूसरी, लघु कर तीसरी, अरे कोई सीक्वेंस नहीं है भाई। ठीक उसी प्रकार से गवर्नर को बस अंतर क्या है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड की क्षमा को माफ, पहली क्या शर्त कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर देगा, गवर्नर राष्ट्रपति मतलब मृत्युदंड को खत्म नहीं करेगा। दूसरी शर्त क्या है? राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल कोर्ट मार्शल को माफ नहीं कर सकता। बस इन दो अंतर के अलावा कोई भी अंतर नहीं है। ले आए एक एक। लघुकरण क्या होता है? लघुकरण की शक्ति का प्रयोग करते हुए गवर्नर क्या करेगा? दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर देगा। मतलब मृत्युदंड को माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन मृत्युदंड को किसमें कर देगा चेंज? आजीवन कारावास में। समझ में आई बात? देखो, मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ करने की शक्ति किसके पास है? मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित राज्यपाल कर सकता है। किसके तहत? लघुकरण के तहत। यानी उसने क्या कर दिया? दंड की प्रकृति को चेंज कर। आजीवन कारावास को किसमें चेंज कर सकता है? कठोर श्रम में या सरल श्रम में? कठोर श्रम को किसमें चेंज कर सकता है? समझ में आ गई बात? लघुकरण का मतलब शक्ति, सजा की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देना। प्रविलंबन के तहत था, प्रविलंबन परिहार था, परिहार के तहत क्या करेगा? वो दंड की प्रकृति को नहीं चेंज करेगा, बल्कि समय को बदल देगा, समय को परिवर्तित कर देगा। दिमाग लगाओ, क्या परिहार के तहत राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को चेंज करेगा? कर सकता है? आजीवन कारावास को कर सकता है? क्यों? नेचर चेंज होगा। किसको चेंज करेगा? सिर्फ बस 10 वर्ष के कठोर श्रम को क्या करेगा? 5 वर्ष के कठोर श्रम में ही परिवर्तित करेगा। ठीक, 10 वर्ष के सरल श्रम को 5 वर्ष के सरल श्रम में परिवर्तित कर सकता है।
परिहार के तहत समय की प्रकृति सजा की प्रकृति नहीं चेंज होगी, बल्कि उसकी समय सीमा को कम कर दिया जाएगा। प्रविलंबन क्या हुआ? प्रविलंबन मतलब अस्थायी निलंबन। इसके तहत दी गई सजा को राज्यपाल या राष्ट्रपति एक अनिश्चित समय के लिए उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। विराम। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम, माफ या खत्म कर सकता है। वो विशेष परिस्थितियां क्या है? आज तक 2 केस आए। कौन कौन से? एक गर्भवती महिला के लिए और दूसरे वृद्धों के लिए। तो अगर राष्ट्रपति सही से पढ़ाए तो राज्यपाल पढ़ना चुटकियों का खेल हो जाएगा, नहीं तो सर पटकते रहो, मरते रहो, राष्ट्रपति राज्यपाल में झूलते रहो। एक जगह मेहनत कर लो, 2-3 जगह अपने आप मेहनत कम हो जाएगी। ठीक है, अब रिवीजन करो सही से राष्ट्रपति का और राज्यपाल का वीडियो देख लेना, चीज़ें क्या हो जाएंगी? हो जाएंगी, अंतर नहीं है। ठीक है, चलो ओके, बाकी मिलते हैं कल।